जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ BVMKU MJ2 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट VVI प्रश्नों को, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको इतने प्रश्न पढ़ लेने हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो 5 मार्क्स वाला हो चाहे वो 15 मार्क्स वाला हो। ठीक है, अगर आप इतने प्रश्न पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसी के अंतर्गत में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्त कि आखिर BVMKU MJ2 के अंतर्गत में कौन से क्वेश्चंस को आपको पढ़ के जाना है। देखिए, बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। क्या पढ़ना है? तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके अध्ययन की आवश्यकता का विवेचना करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने करवाया भी है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति अवधारणा के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप ऐसे सर्च करिएगा, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, RK सेंटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका खुल के सामने आ जाएगा, है ना। और सेम दूसरा क्वेश्चन भी आपका यही है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण कौन से हैं और आधुनिक राजनीति की समझ में इनकी कौन सी सहायता होती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है ना। तो अगर आप वो क्वेश्चन देख लेते हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका वही है कि तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा में तुलना का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। मतलब कह सकते हैं कि अगर मैंने जो क्वेश्चन बताया है आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, बस आपको समझना है और उसी से जो है ये तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका यही हो गया, मतलब एक क्वेश्चन में पूरा 3 क्वेश्चन समाप्त हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पढ़ना है दोस्त, वो इस प्रकार से पढ़ना है कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक के बीच मुख्य अंतर समझाइए तथा तुलनात्मक राजनीति में दोनों दृष्टिकोण का विवेचना कीजिए। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया जो आपको पढ़ना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, राजनीति की संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन में क्या योगदान है। राजनीति की संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन में क्या योगदान है उसके बारे में बताइए, और उसको जो है ना उदाहरण सहित बताइए, उदाहरण दे करके बताइए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, लोकतांत्रिक देशों की तुलना करते समय किन प्रमुख आधारों को ध्यान में रखा जाता है और भारत एवं अमेरिका के उदाहरण द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ना है, निर्वाचन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, इनकी कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ना है, भारत, अमेरिका एवं ब्रिटेन के निर्वाचन प्रणालियों की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, दलीय प्रणाली क्या कहलाती है, भारत, अमेरिका एवं ब्रिटेन की पार्टी प्रणालियों की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 7वां क्वेश्चन हुआ। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है दोस्त वो इस प्रकार से पढ़ना है कि राजनीतिक प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, का प्रश्न हमारा है, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दें और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना करें। प्रश्न क्या कहा कि तुलनात्मक राजनीति की क्या परिभाषा उसके बारे में बताइए और तुलनात्मक राजनीति की क्या प्रकृति है उसके बारे में बताइए। और यही क्वेश्चन जो आपको ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि तुलनात्मक राजनीति की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा करें। मैं सीधा समझिएगा कि दोनों में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है।
क्या समझेंगे? तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो शब्द है तुलनात्मक राजनीति वो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा? तुलनात्मक और राजनीति। तो तुलनात्मक का मतलब होता है तुलना करना, और राजनीति का मतलब हम लोग सब जानते हैं क्या, हमारे देश के सरकार की नीतियां और कार्य। तो सीधा कह सकते हैं कि जब विभिन्न देशों के सरकार और उसके नीतियों के बीच में तुलना किया जाने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति। कोई पूछेगा कि बाबू तुलनात्मक राजनीति क्या है, तो आपको सीधा कहना है विभिन्न देशों के बीच शासन व्यवस्था को लेकर के या तो उसके सरकार की नीतियों को लेकर के जो राजनीति होती है, जो तुलना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तुलनात्मक राजनीति कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, बड़े ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। सबसे पहले लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। क्या लिखेंगे? तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। और लिखेंगे इस प्रकार से कि तुलनात्मक राजनीति दो शब्दों से बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तुलनात्मक राजनीति जो वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तुलनात्मक और दूसरा राजनीति, जिसमें से तुलनात्मक का अर्थ होता है तुलना करना, और राजनीति का अर्थ क्या होता है? किसी देश की सरकार की नीति और कार्य। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि किसी देश के सरकार की नीतियां का, किसी देश के सरकार की नीतियों का किसी अन्य देश के सरकार के नीतियों के साथ में तुलना करना ही क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। क्या लिखना है? कि किसी देश के सरकार की नीतियां और कार्य का किसी अन्य देश के सरकार की नीतियों में इस नियम और कानून और कार्य के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। इसको अगर हम लोग आसान शब्दों में समझें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अलग अलग देशों के शासन व्यवस्था का आपस में तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है। अब देखिए इतने आसान तरीके से आपको बता दिया गया कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कोई पूछेगा कि बाबू तुलनात्मक राजनीति क्या है, तो आपको सीधा सीधा यही कह देना है कि अलग अलग देशों के शासन व्यवस्था का आपस में तुलना करना ही क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। अब देखिए आगे यहां पे कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य यह जानना है कि अलग अलग देशों में राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। तुलनात्मक राजनीति का जो उद्देश्य होता है वो यह होता है कि अलग अलग देशों में राजनीतिक व्यवस्था, जैसे मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, इंग्लैंड का कैसा है, अमेरिका का कैसा है, तो वही इसका उद्देश्य है यह जानना कि अलग अलग देशों में उसका राजनीतिक व्यवस्था जो वो कैसे कार्य कर रही है और उन व्यवस्थाओं के बीच क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। मीन्स उनका जो व्यवस्था है, जैसे भारत की व्यवस्था की बात करें, ठीक है, तो भारत की व्यवस्था अच्छा है कि अमेरिका की व्यवस्था अच्छा है, ठीक है, ये चीज जानना ही क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। कह रहा है इसके माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी प्रणाली बेहतर है। वही कह रहा है कि इसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि आखिर कौन सी जो प्रणाली है, किसका शासन व्यवस्था जो है वो बेहतर है और किन चीजों में सुधार की जरूरत है और किन चीजों में हम लोग सुधार कर सकते हैं, है ना। ये चीज हम लोग को राजनीतिक तुलनात्मक से पता चलता है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न में कहा था कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं बताइए। क्या बताइए? तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं बताइए कि अन्य विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति की क्या क्या परिभाषाएं दिए हैं। तो कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं जो है ना विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग दिया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं जो है आसान शब्दों में यहां पे दिया गया है। पहला जो है वो है लुई हेनरी मोंटेस्क्यू। कौन है? लुई हेनरी मोंटेस्क्यू। ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की सरकार और उनके कानूनों की तुलना किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो होता है उसमें से क्या किया जाता है, तो विभिन्न देशों में अलग अलग देशों की सरकार और उसके कानूनों की तुलना किया जाता है, कानून व्यवस्था की तुलना किया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि कौन सा शासन बेहतर है, ताकि यह समझा जा सके ना कि किसका कानून बेहतर है, आखिर भारत का कानून बेहतर है कि अमेरिका का कानून बेहतर है। यही तुलनात्मक राजनीति होता है। ये कौन कहते हैं? लुई हेनरी मोंटेस्क्यू कहते हैं। फिर देखिए दूसरा में आता है चार्ल्स बुक। कौन आते हैं? चार्ल्स बुक। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यह राजनीति के विभिन्न पहलुओं को तुलना करने की विधि है। ये क्या है? तो राजनीति के विभिन्न पहलुओं के तुलना करने की विधि, जैसे कि शासन प्रणाली,
राजनीतिक संस्कृति संस्थाएं, ताकि उनके अंतर और समानताएं देखी जा सके। मैं सीधा इसमें कह रहा है कि राजनीतियों का तुलना करने का एक तरीका है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसका शासन प्रणाली बेहतर है, किसका राजनीतिक सांस्कृतिक बेहतर है, किसका संस्था बेहतर है ना। उनमें अंतर देखा जा सकता है और समानताएं भी देखी जा सकती है। फिर तीसरा आता है अर्नेस्ट बेक्स। कौन आता है? अर्नेस्ट बेक्स। ये क्या कहता है? ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, उनके कार्य करने के तरीकों और उनके प्रभावों का तुलना करना, अध्ययन करना है। क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, अलग अलग जो राजनीतिक है उसका क्या प्रणाली है, उसके क्या कार्य हैं, उसका क्या तरीका है तथा उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, मीन्स तुलना करके अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं जो है विद्वानों के द्वारा दिया गया था। एक और यहाँ पे विद्वान जो कहते हैं, कौन है? एच.जे. मैकाइवर। कौन है? एच.जे. मैकाइवर। ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब है अलग अलग देशों की राजनीति और उनके शासन प्रणालियों का अध्ययन करना। सीधा और सटीक कह दिए। क्या कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अगर अर्थ की बात करें तो सीधा समझिएगा कि अलग अलग देशों की राजनीति और उनके शासन प्रणालियों का अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, ताकि यह समझा जा सके कि किस देश में राजनीति कैसे कार्य करती है, कैसे काम करती है। एकदम सीधा और सटीक ये बताती है ना। तो यहां पे इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य विभिन्न देशों, क्षेत्रों के राजनीतिक प्रणालियों और उनके कार्य और उनके प्रभावों की तुलना करना है। मैं सीधा कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना, उनके कार्य के बारे में जानना, उनके कानूनों के बारे में जानना और उनसे जो है ना वहां पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा प्रश्न था कि तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति को, क्या कि तुलनात्मक राजनीति की क्या क्या प्रकृति होती है। तो कह रहा है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की अगर बात करें तो कह रहा है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति निम्नलिखित बिंदुओं में समझी जा सकती है। पहला बिंदु जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य केवल राजनीतिक घटनाओं को वर्णन नहीं करना है, बल्कि इसका लक्ष्य उन घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का जो प्रकृति होता है, उद्देश्य जो होता है, वो सिर्फ राजनीतिक घटनाओं का वर्णन नहीं करता, ये सिर्फ राजनीतिक घटना के बारे में नहीं जानता है, उसका ही तुलना नहीं करता है, बल्कि इसका लक्ष्य होता है कि उन घटनाओं को वैज्ञानिक विश्लेषण करना, वैज्ञानिकों के द्वारा भी जोड़ना है ना, और उसके बाद उसका तुलना करना। फिर इसका दूसरा प्रकृति है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। क्या है? अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। कह रहा है तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों के बीच में तुलना को ध्यान में रखते हुए हम वैश्विक और क्षेत्रीय अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों के बीच में तुलना को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं? तो वैश्विक मतलब विश्व और क्षेत्रीय अंतर को, क्षेत्र के अंतर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके बीच में क्या क्या अंतर है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें से कॉमन मिलेगा, कुछ इसमें से कॉमन मिलेगा, कुछ इसमें अंतर मिलेगा, कुछ इसमें अंतर मिलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण दोनों जगह हम लोग देखेंगे, पूरा विश्व में कहीं भी देख सकते हैं, किसी का भी तुलना कर सकते हैं, है ना। फिर तीसरा कह रहा है समाज शास्त्र से संबंध। क्या है? समाज शास्त्र से संबंध। कैसे? तो कह रहा है कि राजनीति का समाज से गहरा संबंध होता है। राजनीति का जो है ना समाज से गहरा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि कह रहा है तुलनात्मक राजनीति समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़े तत्वों की तुलना करती है, जैसे कि जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति। मीन्स राजनीतिक तुलना जो है वो समाज के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती है, जैसा कि वहां का जाति के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीजों के बारे में वो जायजा लेती है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कहते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्रों को स्पष्ट करें कि आखिर ये किन किन क्षेत्रों पर कार्य करता है। तो कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।
तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ही विस्तृत, विस्तृत मतलब बहुत ही बड़ा है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र हैं, तो पहला इसमें से जो ना राजनीतिक प्रणालियों का वर्णन किया जाता है, राजनीतिक प्रणालियों पे कार्य किया जाता है। कह रहा है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियां जैसे कि लोकतंत्र व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, साम्यवाद व्यवस्था और कुलीन तंत्र आदि का तुलनात्मक अध्ययन मीन्स जो है ना, इसमें से राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है और उसके बीच में जो है तुलना किया जाता है कि वहां का राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, क्या लोकतंत्र है कि तानाशाह है कि साम्यवाद है कि क्या है, तो ये चीज पे वो कार्य करता है। दूसरा कह रहा है संविधान और संस्थाएं, ये संविधान और संस्थाएं का भी अध्ययन करता है। कह रहा है विभिन्न देशों के संविधानों, सरकार की संरचना और महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे कि संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका का विश्लेषण करता है। कौन करता है, तो तुलनात्मक राजनीति है ना, ये सबके बारे में जानता है, सबके बारे में अध्ययन करता है। फिर तीसरा है राजनीतिक प्रक्रियाएं। क्या है, राजनीतिक प्रक्रियाएं। कह रहा है कि चुनाव प्रणाली, पार्टी प्रणाली, मतदान के व्यवहार और राजनीतिक आंदोलन जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन। मीन्स इसमें जो है चुनाव प्रणाली का भी अध्ययन किया जाता है, पार्टी प्रणाली का भी अध्ययन किया जाता है, उसके साथ साथ मतदान कि आप जो वोटिंग करते हैं उसका कैसा व्यवहार होता है, राजनीतिक आंदोलन जो है उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सब चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। और ये वैश्विक स्तर पे होता है, मीन्स विश्व स्तर पे होता है। फिर चौथा है राजनीतिक, सांस्कृतिक और आदतें। मीन्स कह रहा है कि विभिन्न देशों में राजनीति के प्रति लोगों की मानसिकता, आदतें और विश्वास प्रणालियां, कि अलग अलग देशों में राजनीति के प्रति लोगों के मन में किस प्रकार की मानसिकता होती है, किस प्रकार की सोच होती है, किस प्रकार की आदतें होती है, इसका भी विश्लेषण किया जाता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो तुलनात्मक राजनीति में। फिर आगे है पांचवा, इसका जो कह सकते हैं इसका क्षेत्र है वो है सरकारी नीतियां और उसके प्रभाव में। सरकारी नीतियों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभावों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो वही कह रहा है कि विभिन्न देशों में शासन और प्रशासन के नीतिगत फैसलों और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना। मीन्स कह रहा है ना कि इसमें से क्या किया जाता है, तो कोई भी देश के शासन व्यवस्था, वहां का प्रशासन और नीतिगत फैसला, मीन्स कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, हर चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है ताकि उनके बीच में क्या किया जाए, तुलना किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया, लेकिन अंत में जो है हम लोग को निष्कर्ष लिखना है ना। तो निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार से कि अंततः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक महत्वपूर्ण और व्यापक अध्ययन क्षेत्र है जो विश्व भर के देशों की राजनीति और उनकी कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा प्रणाली है जो क्या करता है, विभिन्न देशों में अलग अलग देशों की राजनीति और उनकी कार्य प्रणाली की वो कैसे कार्य कर रही है ये समझने में मदद करता है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यह जो क्वेश्चन है दोस्त वो प्रत्येक एग्जामिनेशन में घुमा फिरा करके पूछा जाता है, चाहे वो ग्रेजुएशन के एग्जाम हो, चाहे वो 10th 12th का एग्जाम हो, चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। हर एक एग्जामिनेशन में दोस्त यह क्वेश्चन पूछा जाता है और घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो चलिए दोस्त सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है ना। तो देखिए बात करें अगर ये क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्त कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दें और इसके निर्माणकारी तत्वों की विवेचना करें। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजनीतिक संस्कृति किसको कहते हैं इसके बारे में बताइए, तथा राजनीतिक संस्कृति को निर्माण करने के लिए मतलब बनाने के लिए कौन कौन से तत्व चाहिए उसके बारे में बताइए। अब दोस्त अगर हम लोग को यह समझना है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर राजनीतिक संस्कृति क्या है। क्या समझना पड़ेगा, राजनीतिक संस्कृति क्या। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त बिल्कुल आसान शब्दों में मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं, बस आपको सुनते जाना है और हमेशा हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं अगर हम लोग राजनीतिक संस्कृति का, किसका, राजनीतिक संस्कृति का, तो उसके पहले हम लोग संस्कृति को देख लेते हैं। ठीक है, संस्कृति का मतलब क्या होता है, तो मनुष्य के जीवन के अच्छे विचार, व्यवहार और परंपरा। संस्कृति मतलब क्या होता है, मनुष्य जीवन के सभी अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और परंपरा, है ना। उसी प्रकार से राजनीति के प्रति
लोगों के मन में जो अच्छी सोच होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं, जो अच्छी व्यवहार होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लिखा क्या है कि संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति का अर्थ कह रहा है दोस्त, जैसे मनुष्य जीवन के सभी अच्छे विचार, व्यवहार और परंपराओं को संस्कृति कहते हैं, उसी प्रकार से राजनीति के प्रति लोगों के मन में जो अच्छी सोच हैं, जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी विश्वास है और जो व्यवहार है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति। कोई अगर पूछता है दोस्त कि आखिर राजनीतिक संस्कृति क्या है, तो आपको सीधा कहना है कि जैसे मनुष्य जीवन के सभी अच्छे विचार, व्यवहार और परंपराओं को हम लोग संस्कृति कहते हैं, उसी प्रकार से राजनीति के प्रति लोगों के मन में जो अच्छे विचार होते हैं, जो अच्छी सोच होते हैं, जो अच्छी विश्वास होता है, जो अच्छा व्यवहार होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं वोट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? वोट दे रहा हूं, ठीक है। तो मुझे यह हक बनता है कि मैं सरकार से पूछूं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, है ना। ताकि मैं भी क्या करूं? राजनीति के प्रति अच्छा विचार रखूं, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि या तो हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राजनीति के प्रति जनता की सोच, भावना, विश्वास और व्यवहार ही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है ना। अगर आपको राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा बताया जाए या तो पूछा जाए, तो आप तरह तरह से बोल सकते हो। आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि राजनीति के प्रति जनता की सोच, भावना, विश्वास और व्यवहार ही, मतलब राजनीति के प्रति जनता के मन में जो सोच होता है, जो भावना आती है, जो विश्वास पैदा होता है और जो व्यवहार निकलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि संस्कृति में जो है मनुष्य के गुणों को दिखा जाता है ना। और राजनीतिक संस्कृति में दोस्त राजनीति के गुणों को देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि अर्थात लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, नेताओं और सरकार के प्रति उनका कैसा रवैया होता है, यही क्या है? राजनीतिक संस्कृति है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि लोग जो हैं राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं, नेताओं को और सरकार के प्रति उनका कैसा रवैया होता है, किस प्रकार के बातें उनके मन में चुनाव के समय चलती है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक प्रकृति। अब उदाहरण के तरीके से देख सकते हैं दोस्त कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वोट डालता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो वोट डाल रहा है, ठीक है, और चुनाव में भाग लेता है, ठीक है, उसके साथ साथ सरकार से सवाल करता है, तो यही जो है वो क्या है? एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति है ना। मान लीजिए मैं वोट दे रहा हूँ, ठीक है, तो चुनाव में भाग ले रहा हूँ, और जब चुनाव में भाग ले रहा हूँ तो मेरा ये हक बनता है कि मैं क्या करूँ? सरकार से सवाल करूँ कि अगर मैं आपको वोट दूंगा तो आप क्या करोगे, क्या हमारे लिए भला करोगे, ठीक है, क्या हमारे क्षेत्र का विकास करोगे, क्या करोगे? यही पूछना क्या कहलाता है? एक अच्छी और राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। अब देखिए आगे कह रहा है दोस्त कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को सबसे पहले आमोंड ने 1956 में प्रयोग किया था। कोई पूछेगा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का शब्द जो है इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो आमोंड ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1956 ईस्वी में किया था। आगे कहा जा रहा है दोस्त कि कहा जाता है कि राजनीतिक संस्कृति का ही एक अंग है। क्या कहा जा रहा है? कि राजनीतिक संस्कृति जो है ना वो संस्कृति का ही एक अंग है, संस्कृति से ही वो मिलके बना है। क्या? राजनीतिक संस्कृति, ठीक। आगे फिर हमारा कह रहा है कि यह जो होता है ना एक व्यक्ति के राजनीतिक विचारों का समूह है। ये क्या है? राजनीतिक विचारों का समूह है। अर्थात कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के राजनीति को लेकर जो विचार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। मैं सीधा से समझिएगा कि मान लीजिए मैं हूं और मेरे मन में राजनीति को लेकर के जो विचार आते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो यहां तो दोस्त हम लोगों ने कंप्लीटली समझ गया कि आखिर राजनीतिक संस्कृति क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे भी कहा था कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दीजिए।
किसका? राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा को बताइए। तो लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि राजनीतिक संस्कृति वह होती है जिसमें राजनीति के प्रति लोगों की सोच, विश्वास, भावनाएं और व्यवहार शामिल होता है। वही फिर से कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति वही होता है जिसमें राजनीति के प्रति लोगों के मन में अच्छी सोच, अच्छी विश्वास, भावनाएं और व्यवहार शामिल होता है। यह जो है दोस्त लोगों के अच्छे विचार और सही दृष्टिकोण को दर्शाती है। कौन? राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है आसान शब्दों में अगर हम लोग कहें तो आसान शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीति के प्रति, किसके प्रति? राजनीति के प्रति जनता की सोच, भावना और व्यवहार को ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीति। कोई पूछेगा कि राजनीति क्या है या तो सांस्कृतिक राजनीति क्या है, तो आपको सीधा कहना है राजनीति के प्रति जनता की सोच, भावना और व्यवहार को ही हम लोग राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इतने सारी परिभाषा दे दी हैं जिसमें से आप कुछ भी लिख दोगे सारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बात यहाँ पे आती है विद्वानों की परिभाषा कि आखिर विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा है, राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या कहा है। तो इसमें से पहले हमारे आते हैं अल्मान और बर्बा। ठीक है, वर्बा है ना। ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से लोग राजनीति के प्रति अपने विश्वास और भावनाएं व्यक्त करते हैं। मिश्रा, राजनीतिक संस्कृति वह दृष्टिकोण होता है जिसके माध्यम से लोग जो है ना राजनीति के प्रति अपने विश्वास को और भावनाओं को बताते हैं। ठीक, फिर दूसरा लुसियन पाई ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत वह मानसिक और भावनात्मक वातावरण है जिसमें राजनीति चलती है। मीन्स यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से राजनीति जो है वो क्या होती है? चलती है। ठीक है, ये हो गया इनके परिभाषा, है ना। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि एक पंक्ति में याद रखने का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि एक पंक्ति में इसको याद कर सकते हैं कि जीवन जीने का तरीका और समाज की पहचान को ही क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। क्या कह रहा है? जीवन जीने का तरीका और समाज की पहचान को क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। यहाँ पे तरह तरह का परिभाषा दिया गया है ना, और ये सारी परिभाषाओं को आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त बात आती है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व, कि आखिर राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में कौन से तत्व जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में बताइए। तो कह रहा है दोस्त कि राजनीतिक संस्कृति एक दिन में नहीं बनती, यह जो है धीरे धीरे कई तत्वों के प्रभाव से बनती है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार से। मिस कह रहा ना कि राजनीतिक संस्कृति अगर बनाया जाए, मान लीजिए अगर आप ही हैं, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अपनी पहचान को बनाना है, ठीक है, तो क्या आपका पहचान मात्र एक दिन में बन जाएगा? नहीं, आप सबके साथ रहोगे, सबके साथ बातचीत करोगे, ठीक है, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व, क्या कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में कौन से तत्व हैं। तो कह रहा दोस्त कि राजनीतिक संस्कृति एक दिन में नहीं बनती है, और यह जो है धीरे धीरे कई तत्वों के प्रभाव से बनती है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार से है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग जानते हैं कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत के निर्माणकारी तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले इसके तत्व की बात करें तो पहला इसका तत्व है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब इतिहास हमारा। ठीक है, ये भी क्या करता है? राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करता है। कैसे? कह रहा दोस्त कि किसी देश का इतिहास उसकी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। किसी देश का जो इतिहास होता है ना, वो उसके राजनीतिक संस्कृति को बनाता है। कैसे? तो उदाहरण यहाँ पे कह रहा है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम लोगों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के प्रति गहरी भावना पैदा करता है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, में जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय उसने क्या किया? लोगों के मन में लोकतंत्र की भावना पैदा कर दिया कि अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद शासन कर सकते हैं। और दूसरा, उन लोगों के मन में ये भावना आई कि हम लोग क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है इसका पहला जो तत्व है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक, अब बात करते हैं अगर इसके दूसरे तत्व का, तो इसका दूसरा तत्व है दोस्त शिक्षा।
क्या है? शिक्षा। कह रहा है दोस्त कि शिक्षा लोगों को राजनीतिक व्यवस्था को समझने की क्षमता देता है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो वह राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकता है। वही कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति सरकार की नीतियों को समझता है और गलत सही का निर्णय कर पाता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वही क्या कर पाता है? तो सरकार की नीतियों को समझता है, सरकार के नियमों को समझता है और क्या गलत है और क्या सही है उसको समझ पाता है, उसका निर्णय लेता है। कौन? एक शिक्षित व्यक्ति, है ना। इसलिए यहाँ पे उदाहरण में कहा है कि साक्षर समाज मतदान के महत्व को बेहतर समझता है। मतलब शिक्षित समाज जो है ना, मतदान मीन्स वोटिंग के महत्व को समझता है कि आखिर वोटिंग का क्या महत्व होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके तीसरे महत्व का दोस्त। तो इसका तीसरा महत्व में आता है धर्म और परंपरा। क्या आता है? धर्म और परंपरा। ठीक है, तो कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति को बनाने में धर्म और परंपरा का भी हाथ है। कैसे? कह रहा है कि धर्म और सामाजिक परंपराएं भी लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। मीन्स अगर बात करते हैं भारत का, तो भारत में तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं और जिस धर्म के लोग रहते हैं उस धर्म के दल को जो है ना, राजनीतिक दल को वो क्या करते हैं? ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वही कह रहा है उदाहरण में कि भारत में धार्मिक विविधता के कारण सहिष्णुता और समानता जैसे मूल राजनीति का हिस्सा बना। भारत में क्या है? धार्मिक विविधता है, धर्म अलग अलग है। इसी के कारण क्या हुआ है? राजनीति जो है वो अलग अलग हिस्सा में बटा हुआ है। ठीक है, नहीं तो एक ही यहाँ पे क्या होता? दल होता और यहाँ पे ज्यादा राजनीति होता नहीं। फिर मेरे दोस्त इसके चौथे तत्व की बात करें तो चौथा तत्व है हमारा परिवार और समाज। क्या है? परिवार और समाज। कह रहा दोस्त कि परिवार व्यक्ति का पहला विद्यालय होता है। अगर परिवार की बात करें तो परिवार जो है ना, व्यक्ति का पहला विद्यालय होता है, जहां पे माता पिता और समाज जो है ना, व्यक्ति को राजनीतिक सोच से भर देता है। मैं सीधा सीधा कह सकते हैं कि परिवार जो है व्यक्ति का पहला विद्यालय है, जो उसको संस्कार देता है, जो उसको बताता है कि आखिर वोटिंग का क्या महत्व है। अगर उसके माँ बाप वोट करते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ते हैं या तो राजनीतिक दल बनाते हैं, तो वो भी क्या करेगा? इस चीज से सीखेगा और वो भी दल बनाएगा, राजनीतिक गुट बनाएगा, है ना। उदाहरण में कहा है कि यदि परिवार में लोग मतदान करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो बच्चा भी क्या करता है? राजनीति में रुचि लेता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके माँ बाप जो करते हैं, ठीक है, अगर देख रहा है कि माँ बाप हमेशा मोबाइल देखते आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी इसका शौक हो जाएगा, है ना, और वो भी जो है मोबाइल देखना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये इसका चौथा तत्व हुआ। अब बात करते हैं इसके पांचवें तत्व का। तो पांचवा तत्व है दोस्त मीडिया और संचार। क्या है? मीडिया और संचार। कह रहा दोस्त कि समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया लोगों की राजनीतिक सोच को काफी प्रभावित करती है। क्या क्या? समाचार पत्र हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब क्या करता है? राजनीतिक सोच को जो है ना, वो काफी प्रभावित करता है, बदलता है। उदाहरण के तौर पे देखें, कह रहा है कि चुनाव के समय मीडिया जनता को नेताओं और पार्टियों के बारे में जानकारी देता है। जिसमें चुनाव आता है उसमें आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू से क्या होता है? नेताएं जो अपना प्रचार प्रसार करती है और पार्टियों के बारे में बताती है कि हम ये करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। फिर छठा तत्व है राजनीतिक दल और नेता। कह रहा दोस्त कि राजनीतिक दल और उनके नेता जनता में राजनीतिक विश्वास और भागीदारी को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नेता है, ठीक है, वो बढ़िया काम कर रहा है ना, तो लोगों के मन में उसके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के जो है ना क्या करेंगे? उसमें भागीदारी निभाएंगे। वही क्या है? उदाहरण के तौर पर देखें तो महात्मा गांधी, नेहरू जैसे नेताओं ने भारत में लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत किया, जिससे लोग उन्हें आज भी याद रखते हैं। फिर इसके सातवें तत्व की बात करें तो सातवां तत्व है दोस्त आर्थिक स्थिति। क्या है? आर्थिक स्थिति। कह रहा है कि गरीब और अमीर की स्थिति भी राजनीतिक के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कह रहा है कि जो व्यक्ति बेरोजगार या तो गरीब होता है वह सरकार से अधिक अपेक्षा रखता है, ठीक है, और जो अमीर होता है जिसके पास सब कुछ है वो सोचता है कि चलो कोई भी सरकार बन जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मान लीजिए झारखंड की बात करें, ठीक है, तो झारखंड में ना नौकरी मिल रहा है, ना बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहेगी कि ये सरकार को हम चेंज कर दें और ऐसे सरकार को लाएं जो क्या करे, यहाँ पे
बहुत सारा नौकरियां निकाले और सारे बच्चों को पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करे। ठीक है, फिर मेरे दोस्त इसके 8वें तत्व की बात करते हैं। इसका 8वां तत्व है कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था। क्या है? कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था। कह रहा दोस्त कि यदि सरकार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होती है तो नागरिकों में विश्वास पैदा होता है। मीन्स जो भी सरकार अगर बना, वो सरकार जो है अगर क्या है, निष्पक्ष है, मतलब किसी के पक्ष में नहीं है ना, वो सबके लिए न्याय करता है। ठीक है, तब जो है नागरिकों के मन में उसके लिए क्या होगा, विश्वास पैदा होगा। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। मतलब सीधा कह रहा है कि जैसा नेता लोग काम करेगा उस प्रकार से लोगों के मन में उसके राजनीतिक दल का प्रभाव उठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने ये क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझ गया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। ठीक है, लेकिन इसके निष्कर्ष के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आपको मेजर 15 के सारे वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होंगे या तो फिर आपको माइनर पेपर के वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होगा तो उसका कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं उसके वीवीआई क्वेश्चन को बना दूंगा। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं बना पाऊंगा, है ना। अब अंत में बारी आती है तो उस निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में कहेंगे इस प्रकार से कि राजनीतिक संस्कृति बताती है कि लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, या जो राजनीतिक संस्कृति है ये बताता है, ये दिखाता है कि लोग जो है ना राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं, सरकार और नेताओं पर कितना भरोसा करते हैं और उसमें कितना भागीदारी करते हैं। ये कौन दिखाता है? राजनीतिक संस्कृति दिखाता है। वही आगे कह रहा है कि अगर लोगों में सही सोच, अच्छे विचार और सही व्यवहार होगा तभी देश की राजनीति मजबूत और लोकतंत्र स्वस्थ होगा, है ना। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आज का प्रश्न हमारे इस प्रकार से है कि ब्रिटेन एवं अमेरिका दलीय पद्धति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करिए तथा दोनों की दलीय व्यवस्था की तुलना करें। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन और अमेरिकी दलीय पद्धति की मुख्य विशेषताओं का व्याख्या करिए। मीन्स बताइए कि ब्रिटेन और अमेरिका में किस प्रकार की दलीय पद्धति चल रही है ना, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, दोनों के बीच में तुलना करें। ठीक है, यही क्वेश्चन दोस्तों आपको घुमा फिरा करके ऐसे पूछ सकता है अथवा में कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन का दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और राजनीतिक दल का वर्णन करें। मीन्स देखिए, ये दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन में किस प्रकार का दलीय पद्धति चल रहा है उसके बारे में बताइए और उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये चीज के बारे में वर्णन करिए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर को जानते हैं और दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको ब्रिटेन और अमेरिका का दलीय पद्धति दे देगा तो मैंने इसमें ब्रिटेन और अमेरिका का भी दलीय पद्धति कराया है। अगर मान लीजिए इसको छोड़कर के फ्रांस और स्विट्जरलैंड का दे देता है, ठीक है, तो फिर भी मैंने इस क्वेश्चन में ये दोनों के बारे में बताया है ना। अब मान लीजिए ये दोनों के बारे में देगा तो सिर्फ ये दोनों के बारे में नहीं, उसके अंत में जो है ना सभी आपको लिखना है, जैसे है वैसे वैसे। ठीक है, बस शुरुआत में जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से इसके उत्तरों को लिखेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में जानेंगे दोस्त, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे दोस्त? परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि हर देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक दल होते हैं। चाहे कोई भी देश हो, वहां के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, है ना। कहना ये जो दल होते हैं, ये जो ग्रुप होता है वो क्या करता है? चुनाव लड़ता है, नीतियां मीन्स नियम बनाता है और सरकार बनाते हैं। ठीक है, ये लोग चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद जब जीत जाते हैं तो लोग नियम कानून बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सरकारें बनती हैं। कह रहे दोस्त कि अलग अलग देशों की दलीय प्रणाली अलग अलग प्रकार की होती है। मीन्स जितने भी देश हैं सारे देशों की दलीय प्रणाली जो है ना वो अलग अलग होती है, एक जैसी होती नहीं है। कुछ देशों में एक ही दल का वर्चस्व होता है तो कुछ देशों में दो या दो से अधिक दल सक्रिय होते हैं। मीन्स कह रहा है ना, कुछ ऐसे देश होते हैं जिसमें से सिर्फ एक ही ग्रुप होता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए हमारे गांव में वोटिंग हो रहा
हमारे गांव में वोटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये भी वोट के लिए खड़ा है, ये भी वोट के लिए खड़ा है, ठीक है, और ये भी वोट के लिए खड़ा है ना। मतलब 3 ग्रुप जो है वो वोटिंग के लिए खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दल हो गया? 3 दल, 1 दल, 2 दल और 3 दल। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे दल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे देश होते हैं जिसमें से सिर्फ एक ही दल होता है। सिर्फ कितना? सिर्फ एक ही दल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहां पे एक से अधिक दल पाए जाते हैं, है ना। तो वही यहां पे कहा दोस्त कि कुछ देशों में एक ही दल का वर्चस्व होता है, जबकि कुछ देशों में 2 या तो 2 से अधिक जो है ना दल सक्रिय होते हैं। कह रहा है इस उत्तर में दोस्त हम लोग ब्रिटेन और अमेरिका की दलीय पद्धति की विशेषताएं, उसकी तुलना तथा फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन की दलीय व्यवस्था का वर्णन करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रिटेन की दलीय प्रणाली को। किसकी? ब्रिटेन की दलीय प्रणाली को, कि आखिर ब्रिटेन की दलीय प्रणाली कैसी है। तो कहा जाता है मेरे दोस्त कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, मीन्स यहाँ पे 2 दल का प्रणाली है, 2 दल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, 2 ग्रुप यहाँ पे मौजूद है ना। और यहाँ जो 2 प्रमुख दल है उसमें से पहला हमारा है कंजर्वेटिव पार्टी। पहला कौन सा है? कंजर्वेटिव पार्टी। अब ये कंजर्वेटिव पार्टी क्या है? तो कहा जाता है कि यह परंपरा और पूंजीवादी को मानने वाली पार्टी है। मीन्स सीधा समझिएगा, ये अमीरों और उद्योग के मालिकों का ये पार्टी है, बड़े बड़े व्यक्तियों का ये क्या है? पार्टी है। फिर दूसरा हमारा आता है लेबर पार्टी। क्या आता है? लेबर पार्टी, ठीक है। यह जो पार्टी है वो श्रमिकों और सामान्य जनता की पार्टी मानी जाती है, मीन्स ये निचले लोगों की पार्टी है ना। ये सामाजिक न्याय और जन कल्याण की बात करती है, ये समाज में न्याय और लोगों की कल्याण की बातें करती है। मीन्स यहाँ पे 2 पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, है ना। कंजर्वेटिव जो है वो अमीरों का है और लेबर पार्टी जो है श्रमिकों, मीन्स गरीबों और सामान्य जनता का है, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं को समझते हैं। कह रहा है कि ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं, है ना। पहला इसमें से है द्विदलीय वर्चस्व। इस ब्रिटेन की जो दलीय प्रणाली है इसमें से 2 दल मौजूद हैं। कह रहा है ब्रिटेन में मुख्यतः 2 ही पार्टी चुनाव में भाग लेती है और जीतती है। मिस ब्रिटेन में कितने ही दल है? मात्र 2 ही दल है, और यही दल क्या करती है? चुनाव लड़ती है और इनमें से एक जीतती है, ठीक है। और एक जीतने के बाद वो क्या करती है? सरकार बनाती है। कह रहा है अन्य दलों का प्रभाव बहुत कम होता है, ठीक है। वहां पे अन्य दल होते नहीं है, और उसका प्रभाव अगर होता भी है छोटा मोटा तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। फिर इसका दूसरा विशेषता है संसदीय लोकतंत्र। मीन्स ब्रिटेन में जनता जो है ना संसद के लिए वोट देती है, और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका नेता जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। क्या कह रहा है कि ब्रिटेन की जो जनता है ना वो संसद के लिए वोट देती है ना। और जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है वो पार्टी जो है वहां का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। फिर तीसरा कह रहा विपक्ष की भूमिका। मीन्स जो पार्टी हार जाती है, 2 ही पार्टी था, तो जो पार्टी हार जाती है वो संसद में क्या करती है? विपक्ष का काम करती है। विपक्ष मतलब समझते हैं? सरकार पर नजर रखती है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये पार्टी है, ये पार्टी है, तो ये पार्टी जीत गया, है ना। अब ये पार्टी क्या करेगा? इस पर नजर रखेगा कि क्या ये सब कुछ सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ठीक है। चौथा है स्थिर सरकार। कहने का अर्थ यह है कि चूंकि यहाँ पे 2 ही पार्टियां प्रमुख है, इसलिए कोई एक ही पार्टी जो है ना आमतौर पर बहुमत पा लेती है और सरकार स्थिर रहती है। मैं कह रहा है यहाँ पे मात्र 2 ही पार्टी है, जिसमें से एक पार्टी जीत जाती है, एक पार्टी हार जाती है ना। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ लफड़ा होता नहीं है। 5वां इसका विशेषता है व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया। कह रहा है कि चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो ये इसकी 5 विशेषताएं थी। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं अमेरिका की दलीय प्रणाली। किसके बारे में? अमेरिका की दलीय प्रणाली के बारे में। तो कहा जाता है कि अमेरिका में भी द्विदलीय प्रणाली है, लेकिन ब्रिटेन से कुछ अलग है। वहां जो है 2 दल प्रमुख है। कहां पे? अमेरिका में। तो कौन सा 2 दल है? तो पहला है रिपब्लिकन पार्टी। क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। तब ये पार्टी क्या है? तो कहा जाता है कि यह जो पार्टी है वो गरीब, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक और समाजवाद का समर्थक पार्टी है। मिस यह जो एक पार्टी है वो क्या करता है? तो गरीबों का, मध्यम वर्गों का और अल्पसंख्यकों का समर्थन करती है, ठीक है। फिर दूसरा पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। मिस ये अमीरों, पूंजीवादी और धार्मिक मूल्यों को मानने वाली पार्टी है। मिस समझिएगा ये क्या है? अमीरों का पार्टी है ना। 2 पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक
पार्टी, है ना। अब देखिए यहां पे कहा गया है कि अमेरिका के दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। तो इसकी पहली मुख्य विशेषता है राष्ट्रपति प्रणाली। मीन्स कहा जाता है दोस्त कि अमेरिका में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रमुख होता है, और वह जो है जनता द्वारा सीधा चुना जाता है। राष्ट्रपति को कौन चुनता है, जनता चुनता है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि दोनों दलों का बराबर वर्चस्व होता है। यहाँ पे जो है ना, दोनों दलों का जो है, दोनों ग्रुप का वर्चस्व जो है बराबर होता है। कह रहा है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी बारी बारी से सरकार बनाती है। मतलब मान लीजिए एक बार इसका पार्टी बना तो एक बार किसका पार्टी बनेगा, इसका पार्टी बनेगा, है ना। कह रहा राज्य स्तर पर स्वतंत्रता, मीन्स अमेरिका संघात्मक राष्ट्र है और हर राज्य में पार्टियों की स्थिति भिन्न हो सकती है। मीन्स वहां का जो राज्य है वो हर राज्य में जो है ना अलग अलग पार्टी हो सकता है। चौथा कह रहा प्राइमरी चुनाव, दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए पहले प्राइमरी चुनाव कराती है। मीन्स देखिए ये दो पार्टी है, इसमें से एक ही पार्टी जीतेगा, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए किसको प्रधानमंत्री का पद देना है ना, तो उसके लिए भी क्या होता है, प्राइमरी चुनाव होता है वहां पे, ठीक है। पांचवा कह रहा राज्य में अलग स्थिति, मीन्स अमेरिका में हर राज्य की अपनी अपनी राजनीति होती है। कई बार एक राज्य में डेमोक्रेट्स मजबूत होते हैं तो दूसरे में रिपब्लिकन। मीन्स कह रहा देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक राज्य में डेमोक्रेट्स का राज होता है, डेमोक्रेट्स का सरकार बनता है, और एक राज्य में जो है रिपब्लिकन का सरकार बनता है। तो वहां की राजनीति जो होती है वो अलग अलग होती है। कहाँ की, अमेरिका की। अब तीसरा में हमारा आता है फ्रांस की दलीय व्यवस्था, कि फ्रांस की दलीय व्यवस्था कैसी है। तो कहा जाता है दोस्त कि फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय मतलब समझते हैं, यहाँ पे बहुत सारा दल है ना। यहाँ कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब कहा जाता है कि फ्रांस की दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो बात करते हैं अगर फ्रांस की दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का, तो इसमें से पहला हमारा आता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। क्या कह रहा है, इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं। कह रहा है कि यहाँ राष्ट्रपति को जनता चुनती है और वह जो है सबसे शक्तिशाली होता है, जबकि प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत के अनुसार चुना जाता है। क्या कहा कि यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है ना जनता चुनता है और वो सबसे शक्तिशाली होता है, जबकि प्रधानमंत्री को जो है ना कौन चुनता है, संसद के बहुमत के अनुसार से चुना जाता है। इसका दूसरा विशेषता है कि बहुदलीय व्यवस्था, फ्रांस में एक समय में कई दल एक्टिव होते हैं, जैसे कि रिपब्लिकन दल, सोशलिस्ट दल, नेशनल रैली दल, ठीक है। कई प्रकार के यहाँ पे क्या है, ग्रुप है। तीसरा कह रहे दोस्त गठबंधन सरकार, मिस मान लीजिए कभी एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलती है तो कई सारी पार्टियां मिल करके क्या करती है, गठबंधन सरकार बनाती है। चौथा राजनीतिक स्थिरता, मीन्स कई बार ऐसा होता है ना कि गठबंधन टूट जाता है जिससे सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। मान लीजिए मैं और आप मिल करके क्या किए, एक सरकार बनाया, मतलब गठबंधन करके मिल करके जो एक सरकार बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मेरा सोच और आपका सोच मिलने नहीं लगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये सरकार जो है बाद में गठबंधन में, मतलब हमारा आपका गठबंधन टूट जाएगा और ये सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहां तक हम लोगों ने फ्रांस के दलीय व्यवस्था के बारे में जान गया। अब दोस्त हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था। क्या आता है, स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था। कि आखिर स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था कैसा था। तो कहा जाता है दोस्त कि स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय प्रणाली है और वहां की राजनीतिक प्रणाली को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में भी जो है ना बहुदलीय प्रणाली में बहुत सारा दल है और वहां की जो राजनीतिक प्रणाली है उसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो पहले अगर इसकी विशेषता की बात करें तो कह रहा है बहुदलीय व्यवस्था, मीन्स यहाँ कई दल सरकार में साझेदारी करती है। मीन्स कई दल मिल करके सरकार बनाती है, या तो कई दल आपस में चुनाव लड़ते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। इसमें से मुख्य दलों में से है SVP, SP, FDP, है ना। फिर मेरे दोस्त दूसरा इसका विशेषता है सहमति आधारित शासन। कह रहा है कि स्विट्जरलैंड की खासियत यह है कि सभी बड़े दल मिल करके सरकार चलाते हैं, जैसे कि जिसे क्या कहते हैं, कोलेजियल
सिस्टम कहते हैं। मीन्स देखिए यहाँ का खासियत यह है कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े दल हैं सब लोग एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेजियल सिस्टम कहते हैं। याद रखिए, कोलेजियल सिस्टम। ठीक। तीसरा इसका विशेषता है दोस्त, सीधी लोकतांत्रिक प्रणाली। मीन्स कह रहा है कि यहाँ पर जनता को सीधा कानूनों पर मतदान करने का अधिकार होता है ना। यहाँ पे जनता जो है ना सीधा कानून के अनुसार से मतदान कर सकती है। ठीक। चौथा इसका विशेषता है बहुत स्थिर और शांतिपूर्ण राजनीति। मीन्स कह रहा है कि सभी पार्टियां मिल करके काम करती है, इसलिए विवाद और सत्ता संघर्ष कम हो जाता है। यहाँ पे जो है ना जितने भी पार्टी है सब पार्टी मिल करके क्या करती है, काम करती है, इसलिए लोगों मतलब वहाँ के पार्टी में संघर्ष जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और विवाद जो है वो खत्म हो जाता है, सब लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। अब हमारा छठा जो दलीय व्यवस्था है वो हम लोग को जानना है चीन के बारे में। किसके बारे में? चीन के बारे में। तो कहा जाता है कि चीन की दलीय व्यवस्था है ना, चीन में जो है एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली मतलब समझते हैं एक ही दल है, मात्र यहाँ पे एक ही दल है। ठीक। वहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही सत्ता में है, वहाँ पे मात्र एक ही दल है। ठीक है। अब चीन की दलीय व्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषता है ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो कहा गया पहला कि एक दलीय शासन, वहाँ पे मात्र एक ही दल है। कह रहा कि चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल है और वही देश की सभी नीतियाँ तय करता है, वो देश के सारे नियम जो है वही बनाता है। ठीक। दूसरा कह रहा कि कोई विपक्षी नहीं, उसका वहाँ पे कोई विपक्षी है ही नहीं। चीन में चुनाव तो होते हैं लेकिन सभी उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी के ही होते हैं, अन्य पार्टी को चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं है। ठीक। तीसरा इसका विशेषता है दबाव और नियंत्रण। कह रहा है कि मीडिया, इंटरनेट और सभी सामाजिक संस्थाओं पर जो है ना वहाँ की सरकार का नियंत्रण है। तो ये इसका तीसरा विशेषता है। चौथा कह रहा है दोस्त, लंबे समय तक सत्ता एक ही नेतृत्व में रहता है। मीन्स कह रहा है कि यहाँ के पार्टी मतलब पार्टी का नेतृत्व जो है ना बार बार नहीं बदला जाता। मीन्स सरकार को बार बार नहीं बदला जाता। ठीक है, एक ही नेता जो है कई सालों तक देश को चलाता है। तो ये इसकी विशेषता थी। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का दोस्त, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने इसके 3 VVI क्वेश्चनों को कंप्लीट कराया है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष की बात करते हैं तो कहा गया है कि हर देश की दलीय प्रणाली उसकी राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास, संस्कृति और समाज के अनुसार बनी है। क्या कह रहा है कि हर देश की जो दलीय प्रणाली है ना वो उसकी राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास, संस्कृति और समाज के अनुसार बनी है। कह रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में द्विदलीय प्रणाली है। कहाँ? ब्रिटेन और अमेरिका में दोनों में जो है ना द्विदलीय प्रणाली है, लेकिन शासन जो है, शासन प्रणाली जो है और दलों का काम जो है वो क्या है, अलग अलग है। कहाँ पे? ब्रिटेन और अमेरिका में। ठीक। अब कह रहा है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है। कहाँ पे? फ्रांस और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है, जहां गठबंधन या सहमति से सरकार बनती है ना। पहला ब्रिटेन और अमेरिका यहाँ पे द्विदलीय प्रणाली था, दूसरा आता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड, यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है, और लास्ट में हमारा आता है चीन। और चीन में जो है ना एक दलीय प्रणाली है, मात्र यहाँ पे एक ही दल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये विभिन्न दलीय व्यवस्थाओं से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लोकतंत्र और सत्ता का संचालन जो है विभिन्न देशों में किस प्रकार से होता है। मिस ये कहा गया है कि इसके माध्यम से हम लोग ये समझ में आया कि अलग अलग देशों में सत्ता और संचालन, देश का संचालन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चाहिए कि नहीं वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।